रोशनी जितना हो सके उतना सेडक्टिव तरीके से कबीर को और भी ज़्यादा सेड्यूस कर रही थी। उसकी सिसकियाँ कबीर को पागल बना रही थी। कबीर रोशनी को बीच-बीच में ये एहसास भी करवा रहा था कि वो गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हाल में जगह-जगह पर ये सब करने के बाद फाइनली कबीर रोशनी को कमरे में ले जाता है और वहाँ बिस्तर पर एक बार फिर से उनका धुआंधार सेशन चलता है। कबीर का स्टेमिना और उसकी पावर रोशनी को बहुत ज़्यादा थका रहे थे, पर फिर भी रोशनी पूरी हिम्मत के साथ लगी हुई थी। कबीर काफ़ी ज़्यादा हार्ड और रफ था, जिससे रोशनी को तकलीफ़ तो हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। रोशनी एक झटके में कबीर को बिस्तर पर गिरा देती है, जिससे कबीर थोड़ा हैरान हो जाता है। रोशनी फटाक से कबीर के ऊपर आते हुए बोली, तुमने मेरी सर्विस की पेमेंट मुझे की है, सो लेट मी शो यू मिस्टर सिंघानिया। उसके बाद रोशनी अपने एक से बढ़कर एक पैतरे के साथ कबीर को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करती है। कबीर एकदम से पागल हो चुका था। रोशनी के पैतरे वाकई में कमाल के थे, लेकिन ये सोच सोच कर कबीर की अग्रेसिवनेस, उसका गुस्सा बढ़ रहा था कि ये सब चीज़ आखिर रोशनी ने सीखी कहाँ से। शक्ल से कितनी भोली और मासूम लग रही थी, लेकिन हकीकत तो जैसे कुछ और ही है। बहुत एक्सपर्ट लगती हो तुम इन सब चीज़ों में, आखिर कब से ये सब कर रही हो तुम? सीखा कहाँ से तुमने ये सब करना? क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो मज़ा आ रहा है ना? तुम सिर्फ एंजॉय करो, जैसे करना है वैसे करो। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। रोशनी का जवाब सुनकर कबीर का गुस्सा, उसकी अग्रेसिवनेस और उसकी स्पीड चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। रोशनी कस के अपने आप को थामे हुए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। 2 घंटे की एक्सरसाइज के बाद कबीर सुकून की नींद सो जाता है। वो आधा बिस्तर पर था, पर आधा रोशनी के ऊपर। उसने रोशनी को अपनी बाहों में जकड़ के रखा था, जैसे वो कहीं भाग ना जाए और किसी और के बिस्तर में जाकर ना घुस जाए। कबीर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रोशनी की आंखों में नींद नहीं थी, दर्द था। उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं और अपने कपकपाते हुए बदन को चादर से ढक लेती है। वो कबीर के सोते हुए चेहरे को कुछ देर देखती रहती है। अगली सुबह जब कबीर उठता है तो अपने आप को बिस्तर पर अकेला पाता है, क्योंकि रोशनी वहाँ पर नहीं थी। यह लड़की कहाँ चली गई, वो भी मुझे बिना बताए? कहीं बाथरूम में तो नहीं? कबीर खड़ा होकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखता है, लेकिन रोशनी यहाँ नहीं थी। बाथरूम थोड़ा गीला था, इसका मतलब रोशनी ने उठकर सबसे पहले शावर लिया था, उसके बाद वो यहाँ से गई। कबीर भी शावर लेकर ऑफिस के कपड़ों में तैयार होकर नीचे आता है। वो किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा होता है कि तभी एक नौकर कबीर से आकर बोला, सर, आपका ब्रेकफास्ट वहाँ टेबल पर बिल्कुल तैयार है। ये सुनकर कबीर थोड़ा हैरान होते हुए बोला, मेरा ब्रेकफास्ट किसने बनाया? मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैं खाना खुद बनाऊंगा। उस नौकर ने सर झुकाए हुए कहा, सर, हमने नहीं बनाया, एक मैडम ने बनाया है। वो सुबह जाने से पहले खाना तैयार करके गई थी। नौकर की बात सुनते ही कबीर को रोशनी की याद आती है। वो गहरी सांस लेकर नौकर को जाने का इशारा करता है और खुद डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर खाना बिल्कुल तैयार था। एक बॉल के नीचे छोटी सी चिट्ठी रखी हुई थी। कबीर वो चिट्ठी निकालकर उसमें से पढ़ता है, खाना तैयार है। आज से मैं हर शाम 8 बजे आपके बंगले पर पहुंच जाऊंगी और सुबह होते ही वहां से निकल जाऊंगी। पहला दिन बीत चुका है, 29 डेज लेफ्ट। थैंक यू फॉर द चेक। चिट्ठी पढ़ के कबीर और चिट्ठी को अपने हाथों में मसल देता है। कबीर खाना खाता है और उसके बाद सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में बैठा हुआ कबीर किन्हीं गहरी ख्यालों में खोया हुआ था। हाथ में एक पेन लेकर उसे अपनी उंगलियों में घुमा रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही गया हुआ था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कबीर अभी भी अपने ख्यालों में घूमता रहा। 3-4 बार जब आवाज़ खटखटा कर आती है तो वो एकदम से होश में आकर दरवाजे की तरफ देखता है।
असिस्टेंट दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। कबीर उसे अंदर आने का इशारा करता है और सीधा होकर बैठ जाता है। वो आदमी अंदर आकर बोला, सर आज रात को आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री निकलना है। आप कहे तो टिकट कंफर्म करवा दूं। तभी अचानक कबीर को ख्याल आता है कि आज से एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी दूसरी कंट्री में जाना था, तकरीबन 4-5 दिन के लिए। कबीर उस आदमी से बोला, 2 टिकट कंफर्म करवा दो। 2 टिकट सुनकर असिस्टेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सर आपके साथ कौन जा रहा है? कबीर असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, ये सब जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स मैं भेज दूंगा, जितना कहा है उतना करो। असिस्टेंट अपना सर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। कबीर अपना फ़ोन उठाता है और रोशनी के नंबर पर कॉल लगाता है। रोशनी हॉस्पिटल में अपने पापा के पास बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी। उसके पापा बैठकर सूप पी रहे थे और रोशनी के साथ बातें भी कर रहे थे। अपने पापा को थोड़ा बेटर हालत में देखकर रोशनी को बहुत अच्छा लग रहा था। अपने पापा का मुस्कुराता चेहरा देखकर वो अपना सर दर्द भूल चुकी थी और इस मुस्कान के लिए वो जितना चाहे उतना दर्द बर्दाश्त करने को भी तैयार थी। तभी अचानक रोशनी का फ़ोन बज जाता है। वो फ़ोन उठाकर देखती है तो एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। रोशनी अपने पापा से बोली, पापा 1 मिनट, ज़रा मैं फ़ोन अटेंड कर लेती हूँ। दिनेश जी हल्का सा अपना सर हिला देते हैं। रोशनी फ़ोन उठाकर थोड़ा बगल में चली जाती है। हेलो। तभी उसे सामने से एक डार्क आवाज़ सुनाई देती है, आज रात को हम 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, सो तैयार रहना। कबीर की आवाज़ और उसकी कही गई बात सुनकर रोशनी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। क्या आउट ऑफ कंट्री, वो भी 4-5 दिन के लिए? ये तुम क्या बोल रहे हो? कबीर ने थोड़ी कड़क आवाज़ में जवाब दिया, सवाल पूछने का हक नहीं है तुम्हें। मैंने कहा ना, इस बिज़नेस प्रोजेक्ट में मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है और तुम मेरे साथ चल रही हो। रोशनी कबीर से बोली, देखो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने तुमसे कहा था कि हम सिर्फ रात को मिल सकते हैं, दिन में नहीं। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी कबीर की बात रोशनी को सोचने पर मजबूर कर देती है। 3-4 दिनों में तुम्हें तुम्हारी रात के अलावा दिन की भी कीमत मिलेगी। योर अमाउंट इज़ डबल फॉर दिस डेज। डबल अमाउंट, ये सुनकर रोशनी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। कबीर के ऑफ़र को सुनकर वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो एक बार अपने पापा की तरफ देखती है जो सूप पी रहे थे। अपने पापा के इलाज के लिए उसे जितना पैसा लगाए उतना कम पड़ने वाला था, इसीलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। रोशनी कुछ सेकंड सोचने के बाद एक गहरी सांस लेकर कबीर से बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर कबीर के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ जाती है। शाम की फ़्लाइट है, टाइम से घर पहुँच जाना। ये बोलकर कबीर फ़ोन कट कर देता है। रोशनी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, माना कि ये पैसे कमाने का उसके लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वो अपने पापा से दूर नहीं जाना चाहती थी, खास करके इन नाजुक हालातों में तो बिल्कुल भी नहीं। रोशनी अपने पापा के पास आकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी, जिसे दिनेश जी नोट कर लेते हैं। वो रोशनी से पूछते हुए बोले, क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रही हो? किसका फ़ोन था? रोशनी दिनेश जी को जवाब देते हुए बोली, वो पापा, दरअसल मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए उन लोगों के साथ 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है। मेरे जाने का मन नहीं है, पर वो बोल रहे हैं कि जाना पड़ेगा। दिनेश जी ने रोशनी से कहा, क्यों मन नहीं है तुम्हारा? ये तो अच्छी बात है, काम के लिए तो जाना ही चाहिए। रोशनी दिनेश जी से बोली, पर पापा मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। दिनेश जी मुस्कुराकर रोशनी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, कुछ नहीं होगा मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम आराम से अपना काम करके आओ, मैं यहीं मिलूँगा तुम्हें। रोशनी के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आ जाती है। शाम को रोशनी अपना बैग लेकर कबीर के बंगले पर पहुँचती है।
रोशनी ने अपने बैग में अपने कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान रखा था और भी कुछ छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें जो वहाँ पर उसके काम आने वाली थी। वो बंगले पर पहुँचती है और देखती है कि कबीर पूरे तरीके से तैयार होकर बैठा है। वो सोफे पर बैठा हुआ था। उसका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर था और एक हाथ सोफे पर रेस्ट मोड में था। दूसरे हाथ से कबीर मोबाइल में कुछ देख रहा था। कबीर की अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए रोशनी अपना हल्का सा गला साफ करती है, जिसकी आवाज़ सुनकर कबीर फ़ोन से नज़रें हटाकर रोशनी की तरफ देखता है। रोशनी ने हमेशा की तरह एक शॉर्ट और सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी। चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के कबीर के सामने खड़ी होती है और नौकर को कबीर का बड़ा बैग गाड़ी में रखने का इशारा करता है। कबीर नौकर रोशनी से उसका बैग लेता है और उसे गाड़ी में रख देता है। कबीर रोशनी के पास आकर बोला, वेरी गुड, काफ़ी समझदार हो तुम। पैसों के लिए तुमने अपनी शर्त भी तोड़ दी। अच्छा है, पैसा इंसान से क्या नहीं करवा सकता, खास करके तुम जैसी लड़कियों से। अब चलो, लेट हो रहा है। कबीर रोशनी के बगल से निकलकर बाहर की तरफ चला जाता है। कबीर की बातें रोशनी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है, लेकिन वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने का सोचती है, क्योंकि या तो वो बेशर्म होकर अपने पापा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर सकती थी, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाकर अपने पापा को मरने दे सकती थी। जिसमें से उसने पहले वाला ऑप्शन चुना। वो चाहे कितनी भी जलील और बेइज्जत हो जाए, लेकिन अपने पापा को कोई तकलीफ़ नहीं होने देगी। रोशनी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। कबीर ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और उनकी गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद कबीर और रोशनी प्लेन में एंट्री करते हैं। रोशनी प्लेन को काफ़ी गौर से देखती है। आज से पहले उसने प्लेन को सिर्फ टीवी, फिल्मों में या ज़मीन पर से सिर्फ आसमान में उड़ते हुए देखा था। आज पहली बार उसने प्लेन में अपना पहला कदम रखा था। उसे अंदर से देखा था। कबीर जब देखता है कि रोशनी बड़े ही गौर से पूरे प्लेन को निहार रही है, तो वो रोशनी से कहता है, क्या तुम पहली बार प्लेन में आई हो? ऐसे क्या देख रही हो? ये प्लेन है, कोई एलियंस का स्पेसशिप नहीं है। कठोर आवाज़ में ये बोलकर कबीर अपने बिजनेस क्लास में चला जाता है। बिजनेस क्लास के बाहर कुछ एयर होस्टेस और कुछ पायलट कबीर को वहाँ पर वेलकम करते हैं। कबीर बड़े ही एटीट्यूड के साथ उन सबके वेलकम को ज़्यादा गौर ना करते हुए अंदर चला जाता है। रोशनी भी हिचकिचाते हुए भी उसके पीछे पीछे बिजनेस क्लास में एंट्री करती है। कबीर आगे आगे चल रहा था और रोशनी उसके पीछे पीछे। रोशनी एयर होस्टेस और पायलट्स को क्रॉस करके निकलने लगती है तो अचानक से हील्स की वजह से उसका पैर हल्का सा मुड़ जाता है। इससे पहले कि वो गिर जाए, पायलट उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। मैडम प्लीज़ संभाल कर। पायलट काफ़ी देर से रोशनी को नोट कर रहा था। रोशनी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और आज तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पायलट लगातार उसे ही देखे जा रहा था। रोशनी जब गिरने लगी तो उसने फटाक से रोशनी को अपनी हाथों में पकड़ लिया और उसकी खूबसूरती में जैसे खो सा गया। रोशनी उठ पाती उससे पहले ही कबीर आता है और गुस्से में रोशनी को पायलट के हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। पायलट काफ़ी एम्बैरेस फील करता है और सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। कबीर गुस्से भरी नज़रों से उसे देखते हुए रोशनी को खींचकर बिजनेस क्लास के अंदर चला जाता है। अंदर ले जाकर वो रोशनी के चिन को कसकर पकड़ लेता है। तुम्हारी ये हरकतें यहाँ नहीं चलेगी। अपने हुस्न के जलवे बिखेरना बंद करो। याद है ना, तुम्हें 1 महीने के लिए मैंने खरीदा है। मेरे अलावा तुम किसी और को अपने आप को छूने नहीं दोगी और ना ही किसी और को देखोगी, समझी तुम? रोशनी कबीर की बात सुनकर अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, मुझे याद है, मैं गिर रही थी। उसने बस मुझे संभाला था। इट्स नॉट लाइक कि वो वहीं पर मेरे कपड़े फाड़कर वो सब करने वाला था जो तुम मेरे साथ हर रोज़ करती हो, और कर भी लेता तो क्या हो गया? वैसे वो पायलट काफ़ी हैंडसम था। उसके साथ कुछ भी करने में
मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये बोलकर रोशनी काफ़ी फ्लर्टिंग एटीट्यूड के साथ अपनी आंख मारती है। रोशनी की बात सुनकर कबीर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। ओ रियली? तो क्या तुम किसी के साथ भी, कहीं पर भी, कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो? एक सच बताओ मुझे, तुम आज तक कितने लोगों के साथ वो सब तुमने किया है? कितने लोगों ने तुम्हारे इस खूबसूरत से जिस्म को नोचा है? बताओ मुझे, टेल मी। गुस्से और जलन से कबीर का चेहरा लाल पड़ गया था, बिल्कुल टमाटर की तरह। कबीर की बात पर रोशनी हल्के से हंसते हुए बोली, तो तुम भी मानते हो कि मैं खूबसूरत तो हूँ, है ना? वैसे अगर सोचा जाए तो आधे से ज़्यादा शहर मेरे पीछे पागल है। ये सब मैंने कितने लोगों के साथ किया है, मैं गिनती भूल चुकी हूँ। कबीर की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी और गुस्से के मारे उसके बदन में कँपकँपी शुरू हो गई थी। अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ कि आज तक तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया है? बोलो, जवाब दो। तुम्हें सबसे ज़्यादा सैटिस्फाई किसने किया है? क्या उनके साथ भी तुम इतनी ही बेशर्म होती थी? क्या वो तुम्हें खुश कर पाते थे? क्या तुम उनसे सैटिस्फाई हो जाती थी? बोलो, आज तक तुम्हें सबसे ज़्यादा सैटिस्फाई किसने किया है? इस पर रोशनी कुछ सोचने का नाटक करती है, मानो कि वो याद करने की कोशिश कर रही हो कि उसे सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया था। रोशनी के ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी ऐसी हरकतें कबीर के तन बदन में कितनी आग लगा रही थी, ये वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। कुछ सोचते हुए रोशनी ने बड़े ही सडेक्टिव नज़रों से कबीर की तरफ देखते हुए उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुश करने वालों में से एक तुम भी हो, मिस्टर कबीर सिंघानिया। कबीर को एक सेकंड के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और रोशनी को ज़ोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वो सीट पर गिर जाती है। अब मुझे हमारे इस नाजायज़ रिश्ते की कोई निशानी नहीं चाहिए। रोशनी जब सीट पर गिरती है तो वो एक पल के लिए तो जैसे उसकी दुनिया ही घूम जाती है। उसका दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसका सब कुछ एक ही सेकंड में बर्बाद हो जाता है। वो फिर भी अपना दर्द जाहिर होने नहीं दे रही थी। नहीं हो सकता ऐसा। अपने दर्द को छुपाते हुए रोशनी मुस्कुराकर कबीर की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? काफ़ी गुस्से में लग रहे हो। भला एक नॉर्मल सी कॉल गर्ल की लाइफ को तुम इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? इट्स नॉट लाइक कि हम अभी भी हस्बैंड वाइफ है। तुमने ही तो मुझे डाइवोर्स दिया था, याद है ना? कबीर झुकता हुआ रोशनी के बालों को कस के पकड़ लेता है। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो तो दादाजी के फोर्स करने पर भी तो क्या, सारी दुनिया के मेरे पीछे पड़ जाने पर भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। यू आर अ टोटली बिच। इस बात पर रोशनी के सीने में इतना तेज़ दर्द होता है मानो वो अंदर ही अंदर मर चुकी थी। रोशनी मुस्कुराकर कबीर से बोली, मुझसे शादी करने में शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन हर रात मेरे साथ हर रोज़ वो सब करने में तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, है ना? हर आदमी हर जगह मुंह मारता है, बस चाहता है कि उसकी वाइफ बहुत प्योर हो। तो मर्दों की फितरत यही है। तुम मर्द ही एक औरत को इस धंधे में धकेलते हो क्योंकि तुम्हारी ज़रूरतें किसी एक औरत से पूरी जो नहीं होती। कबीर रोशनी के बाल छोड़कर उसे वापस से सीट पर धकेल देता है और खुद खड़ा हो जाता है। सच में मुझे तुमसे घिन आने लगी है। कबीर जाने लगता है कि रोशनी खड़ी होकर बोली, घिन आ रही है फिर भी अपने साथ लेकर चल रहे हो क्यों? कबीर के पास रोशनी की इस बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रोशनी जैसे हज़ारों लड़कियां उसके एक इशारे पर लाइन लगाकर खड़ी हो जाएगी उसके लिए, उसे खुश करने के लिए। फिर ये लड़की ही उसे क्यों चाहिए? कबीर को रोशनी से घिन भी आती है, लेकिन वो उसे अपने साथ भी रखना चाहता है। क्या सिर्फ अपनी ज़रूरत है पूरी करने के लिए या कोई और वजह भी हो सकती है? कबीर पलटकर एकदम से रोशनी के पास आता है और उसके बालों को
अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वो उसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से किस करता है। रोशनी एक पल में हुए अपने ऊपर इस अटैक से हड़बड़ा सी जाती है, संभल नहीं पाती। फिर भी जब उसे होश आता है तो वो उतने ही आग्रह से होकर कबीर को किस करने की शुरुआत कर देती है। रोशनी के साथ ये सब ना जाने कितने लड़कों ने कितनी बार किया है। ये चीज़ कबीर को इतना ज़्यादा अंदर से जला रही थी कि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस वक्त वो सिर्फ इस लड़की के ऊपर अपने नाम का ठप्पा लगाने के लिए बहुत बेसब्र हो रहा था। आसमान की ऊंचाइयों पर प्लेन की पूरी बिजनेस क्लास खाली थी, क्योंकि कबीर ने पूरी बिजनेस क्लास को सिर्फ खुद के लिए बुक कर लिया था। उस बिजनेस क्लास में कबीर और रोशनी दोनों के कपड़े इधर उधर फैले हुए थे। यू आर ए बिच, आई आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। कबीर के मुंह से ये शब्द बार बार निकल रहे थे जो उसके गुस्से को जाहिर कर रहे थे, और इन्हें बर्दाश्त कर रही थी रोशनी। कबीर के शब्द रोशनी को इस कदर अंदर से तोड़ देते हैं कि उसकी आंखों से आंसू निकले बिना नहीं रह पाते। पर थैंकफुली कबीर उसकी आंखों को नहीं देख रहा था, इसीलिए वो रोशनी का रोना भी नहीं देख पाया। इस वक्त उसके शरीर से ज़्यादा दर्द उसके दिल में हो रहा था। वो जानबूझकर कबीर को वो सब बातें कहती थी जो कबीर नहीं सुनना चाहता था। सच बात तो ये है कि कबीर के अलावा उसने कभी किसी दूसरे लड़के को देखा तक नहीं, किसी को अपने आप को छूने तक नहीं दिया। उसने जो किया सिर्फ कबीर के साथ किया। रोशनी के दिल में उस वक्त ही कबीर बस चुका था जब उसने उसकी मांग भरी थी। दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। कबीर ने भले ही रोशनी की कभी शक्ल तक नहीं देखी, पर रोशनी ने तो सोते जागते उठते बैठते हकीकत और अपने सपनों में भी बस कबीर को ही देखा। उसके अलावा वो कभी किसी गैर आदमी का ख्याल भी अपने दिमाग में लेकर नहीं आई। कबीर के उसे छोड़ देने के बाद भी उसने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा। एक दिन हालात बहुत ख़राब हो गए जब दिनेश जी इस भयानक बीमारी के चपेट में आ गए। रोशनी को ना चाहते हुए भी अपनी आत्मा को मारकर इस धंधे में उतरना पड़ा। पर चाहे जो भी हो, उसे कम से कम इस बात का सुकून है कि वो ये सब कम से कम उस इंसान के साथ कर रही है जो उसका पहला प्यार और उसका पति रह चुका है। रोशनी की फीलिंग के बारे में कबीर को हल्की सी भी जानकारी नहीं थी। कबीर इस बात से पूरी तरीके से अनजान था। वो रोशनी के बदन के एक एक हिस्से को ऐसे नोच कर खा रहा था मानो किसी दूसरे के टच के निशान उसकी यादें को भी जड़ से उखाड़ रहा था, और रोशनी के बदन पर सिर्फ खुद के निशान बना रहा था। अपने दर्द को अपने सीने में दफनाकर रोशनी भी पूरी बेशर्मी के साथ कबीर का साथ देती है। घंटे की फ़्लाइट दोनों ही ऐसे ही निकलती है, और फाइनली फ़्लाइट के लैंड होने का टाइम आ जाता है। फ़्लाइट लैंड होती है और कबीर रोशनी के साथ फ़्लाइट से बाहर निकलता है। रोशनी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए वो अपने बैग से पेन किलर निकाल कर उसे खा लेती है। कबीर जब ये देखता है तो वो तुरंत पूछता है, ये कैसी गोलियां खा रही हो तुम? ये बात छुपाते हुए कि वो गोलियां पेन किलर है, रोशनी ने जवाब दिया, अब मुझे हमारे इस नाजायज़ रिश्ते की कोई निशानी नहीं चाहिए, और आई एम श्योर कि तुम भी ऐसा नहीं चाहते हो कि तुम्हारा कोई नाजायज़ बच्चा इस दुनिया में पैदा हो जाए, राइट? ये तो अक्सर हम लोगों को खाने ही पड़ते हैं। हम अपने कस्टमर को वो यूज़ करने नहीं देते ताकि वो खुलकर हमारी बॉडी को अच्छे से एंजॉय कर सके। रोशनी की बात सुनकर कबीर स्पीचलेस हो जाता है। वो सोचने लगता है, क्या ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है? क्या हर किसी के साथ ये सब करने के बाद रोशनी यही गोलियां खाती है? कितनी बार खाई होंगी उसने ये गोलियां? आखिर कैसे वो किसी और के साथ वही सब कर सकती है जो वो उसके साथ कर रही है? आखिर कैसे वो अपनी बॉडी को लेकर इतनी लापरवाह हो सकती है, बिना इस बात की परवाह किए कि ये गोलियां उसे कितना नुकसान कर सकती है? इन गोलियों के ना जाने कितने पैकेट खाली कर चुकी होगी। आसपास के लोगों की आवाज़ सुनकर कबीर थोड़ा होश में आता है और रोशनी से मुंह फेर कर आगे चला जाता है। रोशनी
अपनी पेन किलर की डब्बी को वापस अपने बैग में रखती है और कबीर के पीछे चली जाती है। चलते चलते रोशनी कबीर के बगल में आ जाती है। वैसे इस सेशन का पैसा भी मिलेगा ना मुझे? तुमने कहा था कि तुम मुझे हर सेशन का पैसा दोगे, रात के साथ साथ दिन का पैसा भी। आई होप कि तुम्हें याद है। रोशनी की बात से कबीर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे पता है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। कबीर सिंघानिया को फ्री की चीज़ पसंद नहीं है। कबीर की बात सुनकर रोशनी हल्का सा मुस्कुरा देती है। रोशनी और कबीर एक होटल में चेक इन करते हैं। कबीर ने दोनों के लिए एक ही कमरा लिया था। कमरे में पहुंचने के बाद कबीर सीधा बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। रोशनी सामान को अपनी जगह पर रख रही थी। वो उठकर कमरे की बालकनी के पास आ जाती है। कमरे की खिड़की से लगभग पूरा शहर दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने बड़ी सी बिल्डिंग के बहुत ऊंचे वाले फ्लोर पर रूम लिया था, क्योंकि वहां से पूरा शहर नज़र आ रहा था और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था। रोशनी एक बेजान इंसान की तरह कमरे की खिड़की से सिर लगाकर पूरे शहर को देख रही थी। कितनी भीड़ है इस दुनिया में और कितनी अकेली है वो इस भीड़ में। पता नहीं ज़िंदगी ने कैसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है उसे। उसने अपने लिए ये ज़िंदगी बिल्कुल नहीं चुनी थी। पता नहीं किस बात की सज़ा मिल रही है उसे। अपने पापा को बचाने के लिए उसने अपने आत्मसम्मान को भी पैरों के नीचे कुचल दिया और उस इंसान के लिए एक वर्कर बन गई जिस इंसान की वो कभी पत्नी हुआ करती थी। रोशनी का दिल अंदर ही अंदर टूटकर बिखर चुका था। वो फिर भी अपनी हिम्मत को बनाते हुए तभी रोशनी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। रोशनी देखती है कि डॉक्टर उसे फ़ोन कर रहा है। डॉक्टर का नंबर देखते ही अचानक रोशनी के दिल में एक घबराहट सी आ जाती है और उसे अपने पापा की चिंता होने लगती है। हिम्मत करके रोशनी फ़ोन उठाकर बोली, हेलो। सामने से डॉक्टर ने रोशनी से कहा, मिस रोशनी, आज आप हॉस्पिटल नहीं आई। आपसे इलाज की फ़ीस के बारे में कुछ बात करनी थी। रोशनी कुछ बोल ही नहीं पाती कि तभी अचानक कबीर बाथरूम से बाहर निकल आता है। कबीर को देखते ही रोशनी तुरंत अपने चेहरे की चिंता को गायब करके चेहरे पर एक सेडेक्टिव सी मुस्कान ले आती है। वो सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ, वो दरअसल कुछ दिनों के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आउट ऑफ कंट्री गई हूँ तो मैं मिल नहीं सकती। बट डोंट वरी, मेरा काम जैसे ही ख़त्म होता है मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ। पैसों की बात हम तभी करेंगे। ये बोलकर रोशनी फ़ोन कट कर देती है। रोशनी की बात सुनकर कबीर अपनी आईब्रोज सिकोड़ लेता है। किससे बात कर रही थी? किससे मिलने जा रही हो? रोशनी अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखते हुए अपने फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते हुए बोली, मेरा दूसरा क्लाइंट है। काफ़ी वक्त से बेसब्र हो रहा था मुझसे मिलने के लिए। मुझे डबल अमाउंट भी ऑफ़र कर रहा है, पर अब मैं 1 महीने के लिए तुम्हारे पास फंस गई हूँ तो उसके पास नहीं जा रही हूँ। इसीलिए मैंने उससे कहा है कि तुम्हारे पास मेरा काम ख़त्म होते ही मैं सबसे पहले उसके पास जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे मेरे काम की मुँह मांगी कीमत देगा, और वो भी बिल्कुल टाइम पर। कबीर के हाथ से टॉवल छूटकर नीचे गिर जाता है। पता नहीं रोशनी ऐसा क्यों कर रही थी। पता नहीं क्या मज़ा आता था कबीर के अंदर के गुस्से को जगाने में, उसके अंदर की गुस्से की आग को हवा देने में। रोशनी उठकर कबीर के पास जाती है। कबीर के एक्सप्रेशन, उसका गुस्सा वो बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी। कबीर के करीब जाकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, बहुत पॉपुलर हूँ मैं, इसीलिए मेरे कस्टमर लाइन लगाकर मेरे इंतज़ार में रहते हैं। वो तो तुमने मुझे 1 महीने के लिए बुक कर लिया है तो इन सब बेचारों के दिल टूट गए हैं। बट डोंट वरी, तुमसे फ्री होते ही सबसे पहले मैं उनकी प्यास बुझाऊंगी। कबीर अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से कस लेता है। गिरने की सारी हदें पार कर दी है तुमने। क्या तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसा तुम्हें सब कुछ खरीद कर दे सकता है? रोशनी
अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, कम ऑन कबीर, ये बकवास बातें मेरे सामने मत किया करो। ऑफ कोर्स पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसान के जीने के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी की ज़िंदगी गरीबी में कटे। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, तो क्यों ना उठाऊँ अपनी इस खूबसूरती का फ़ायदा, अपनी इस जवानी का फ़ायदा। जब किसी के साथ एक रात बिताने पर मुझे लाखों रुपए मिल सकते हैं तो क्यों ना बिताऊं। मैं किसी के साथ क्यों घुट घुट कर जीती रहूं गरीबी में। माना कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ, लेकिन गरीब मरना नहीं चाहती। मेरे बहुत बड़े बड़े शौक़ हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, लोगों को खुश करती हूँ। आखिर अपनी मेहनत की कमाई खा रही हूँ, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम भी तो मुझे अपने पास सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए ही लेकर आए हो, है ना? तो वेश्या सिर्फ मैं क्यों हूँ, तुम क्यों नहीं? जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगती है, जिसके बिस्तर में ना जाने कितनी लड़कियाँ अपनी रातें बिता चुकी है। कमाल है ना? अगर लड़का करे तो ये सब चलता है, वो कूल डूड, स्टंटमैन, और जब लड़की करे तो रंडी स्लट हो जाती है। कभी रोशनी के पास आता है और उसे खींचकर बिस्तर पर फेंक देता है, फिर उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को अपनी मजबूती से पकड़ लेता है कि रोशनी को दर्द होने लगता है। पर रोशनी अपना दर्द हमेशा की तरह छुपा लेती है, एक एक बात बोलते हुए। कबीर की आंखों में खुद के लिए इतनी घिन, इतनी नफरत देखते हुए रोशनी जीते जी मर चुकी थी, पर फिर भी उसने ये करने का फैसला किया था। तभी कबीर रोशनी से बोला, सही कहा तुमने, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए लेकर आया हूँ, तो बुझाओ मेरी प्यास। कम ऑन, डू इट। कबीर की बात पर मुस्कुराते हुए रोशनी कबीर को पकड़कर एकदम से बिस्तर पर लेटा देती है और फिर खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है। क्यों नहीं, लेट्स स्टार्ट स्वीट हार्ट। एक बार फिर से कबीर अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफ़रत को रोशनी के ऊपर निकाल देता है, लेकिन रोशनी सब कुछ खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही थी पिछले कुछ दिनों से। सो नाउ अब से मैं सारी वीडियोस डालूँगी और रेगुलरली डालूँगी, और जो स्टोरीज़ बाकी है वो भी कंप्लीट करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पहले की तरह अभी भी इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।